के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, तो आपके साथ ऐसे कोई और भी कोई मेंबर्स होंगे जो स्टार्टिंग से अभी तक होंगे? हाँ, काफी लोग हैं। क्योंकि सुशील जैसे भैया तो लगा देंगे, गाय आई, बकरी आई, जानवर आए, धूप, गर्मी, बरसात पौधे को डिस्टर्ब कर देगी। जब उन नौकरियों में बच्चा आसानी से प्लेस कर सके, उसको उसके नौकरियों के मुताबिक बच्चे को बनाना। भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जातवाद नहीं है, कोई राजनीतिकरण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे एपिसोड के गेस्ट हैं वो हैं ध्रुवदेव गुप्ता जी। ध्रुवदेव गुप्ता जी जो हैं वो एक संस्थापक हैं युवा मंच संगठन के, और वो राष्ट्रीय नेता भी हैं। बाकी वो सामाजिक राजनीति भी लड़ते हैं और बाकी बहुत कुछ करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने जाना है कि एक संगठन क्या होता है, एक संगठन से युवा के जुड़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं, एक संगठन किस तरीके से काम करता है और युवाओं की किस तरीके से सहायता करता है। और भी हमने बहुत कुछ जाना इस एपिसोड में, तो आप इस एपिसोड को पूरा देखिए। बाकी बिफोर यू डू दैट, डू फॉलो साकार सैनिक क्लिप्स, क्योंकि वहीं हम इस पूरे बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स काट के आप लोगों के सामने लेके आते हैं, जिससे आप एक कम समय में एक बेहतर इंसान बन सकें। तो भैया स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे एपिसोड में। तो भैया पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि ध्रुवदेव गुप्ता है कौन? पहले तो अपने इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपका साकार जी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप युवा हैं और आपने एक नई सोच के साथ जो एक नया सेटअप और नई अवधारणा प्रस्तुत की है। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझसे संवाद करा, जिससे तमाम चीज़ें मेरी क्लियर होंगी। आपका सवाल है कि मैं कौन हूँ, ध्रुवदेव गुप्ता कौन है? जी, ध्रुवदेव गुप्ता एक आम युवा है, एक छात्र शक्ति से निकले हुए या छात्र राजनीति से निकले हुए एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संघर्षों के दौर से जो है तमाम चीजों को सृजित किया है। मैं अपने बारे में बस यही अवधारणा रखता हूं कि मेरे लिए जो भी मेरी पहचान मिले वो मेरे कार्य क्षेत्र से और मेरे कर्मों से मिले, और मेरी कोई विशेष पहचान नहीं है। मेरी बस इतनी ही पहचान है कि मेरे कार्य क्षेत्र से ही लोग मुझे पहचानें। तो बस यही है कि ध्रुवदेव गुप्ता एक कस्बा, यहाँ बदायूं जनपद के कस्बा सहज से में पैदा हुए। आज मैं 36 इयर्स का हूँ। 12 नवंबर को मेरा जन्म हुआ जी। उसैद की पावन धरती, जो कांसेल बाबा की नगरी के नाम से विख्यात है, वहाँ से मेरा वास्ता है। वहाँ से निकलकर मैं बदायूं में आया। प्रारंभिक शिक्षा मेरी सब उसैद में हुई। उसैद के बाद मैं बदायूं में आया, SK इंटर कॉलेज, द्रौपदी देवी, तमाम जगह मैंने शिक्षा ग्रहण करी। हाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करते समय उस समय अनभिज्ञ थे हम, या आज छात्र राजनीति, युवा राजनीति या सामाजिक सेवाओं के प्रति हम अग्रसर होंगे। तो तमाम चीज़ें खट्टी मीठी यादें रहीं। हाई स्कूल किया, हाई स्कूल में 2 बार फेल भी हुए और फिर संघर्ष किया। माता पिता ने बड़ी फटकार लगाई, लेकिन फिर दृढ़ संकल्प किया कि जब 12वां करेंगे, 12th करेंगे तो बहुत ही अच्छे अंकों से करेंगे। तो 78% मार्क्स 12th में लाए। जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय को टॉप किया। तो तब से अब तक की जर्नी। तो उसके बाद LLB करी। 12th के बाद राजीव एकेडमी मथुरा से किन्हीं कारणों से वो कोलैप्स हो गई। दोबारा फिर कुछ करें, ITI करी, GTI करी, पॉलिटेक्निक करा, MBA करा, जर्नलिज्म करा, मास कम्युनिकेशन करा। मतलब हर चीज में अपने हाथ पैर मारते रहे, डिग्रियां लेते रहे। लेकिन चूंकि फादर एडवोकेट थे, उनका ड्रीम था कि वकील बनूं जी। लेकिन मैं हर तरफ भागता रहा, लेकिन मैंने कहा मैं वकालत कम करूंगा। तो LLB जब से कॉल अप से दोबारा से फिर जो है 30 साल की उम्र में BA करा। छोटे बच्चे बैठे थे, वो भी कह रहे भैया आप BA कर रहे हो। मैंने कहा मन है तो कर रहे हैं, क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लगाना था। वही वाली बात है कि PhD करना चाहते थे। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। BA करा, BA करने के बाद फिर MA करा। लॉकडाउन के समय में MA चल रहा था। फिर दोबारा फिर LLB करी। तो ये सब चीजें संघर्ष चल रहा है। LLM करना है फिर।
मतलब आप पे बहुत और सारी कुछ गलत करेंगे। मेरा मानना ये है, शिक्षा एक वो प्लेटफॉर्म है जो उम्र का पड़ाव नहीं देखती। आप जितनी ग्रहण कर सकते हैं उतनी कम है। और मेरा मन है कि जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मेरा मनोबल और मेरा शरीर साथ दे, मैं शिक्षा ग्रहण करता रहूं लास्ट समय तक। 50-60 साल तक भी मैं पढ़ता हूँ। तो कम से कम मेरे हिसाब से अब तक आप पे 14-15 डिग्रियां तो हो गई होंगी। मेरे पे 60 डिग्रियां हैं और 8वीं डिग्री की तैयारी चल रही है। उसके बाद मैं एलएलएम करूंगा। फिर एलएलएम के बाद मैंने मेरा पूरा टारगेट सेट किया हुआ है। फिर मैं एमए भी करना है, फिर पीएचडी करनी है और युवा राजनीति में ही पीएचडी करूंगा। ये मेरा अपना मन है। उसके बाद मुझे जुडिशरी की भी तैयारी करनी है, जज लेवल की भी तैयारी करनी है। साइबर लॉ इस समय बहुत डेवलप चल रहा है, साइबर लॉ भी मैं पुणे से करूंगा। तो मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसी है। मेरी मदर सीडीपीओ रही, जी जी, हाई कोर्ट एडवोकेट हैं, फादर मेरे एडवोकेट हैं, मेरी सिस्टर छोटी मीडिया में है, बड़े भाई अपना बिजनेस करते हैं, मामा मेरे एक कर्नल हैं, एक साइंटिस्ट हैं, एक गजेटेड ऑफिसर थे, एक पॉलिटिक्स में थे, भाई भी बैकग्राउंड पहले तो वो सब नाना जैल सुप्रीम कमिश्नर से रिटायर्ड हुए। तमाम चीजें ऐसी रहीं। नाना हमारे फिर विज्ञानंद स्कूल है यहाँ, उसके अध्यापक रहे, प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। राजनीति रही घर में, स्वर्गीय श्रीमती प्रेम देवी गुप्ता वो शायद चेयरमैन रही, काफी वर्ष रही, 28 वर्ष उन्होंने राजनीति करी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैंने भी अभी इस बार उस ऐसे चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। ये संघर्ष का दौर है, चलता रहेगा, चल रहा है, चलेगा। तो इन सब के बीच में आपको एकदम आइडिया कैसा है कि युवा मन संगठन स्टार्ट करते हैं? क्या देखा आपने युवाओं में ऐसा कि नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था, विजन नहीं था कि युवा मन संगठन बनाना है। बस एक कह सकते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है, मैंने ये देखा कि जैसे युवा राजनीति कर रहे हैं आज के दौर में, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उनको पद दे दिए जाते हैं, पद देने के बाद उनको बोला जाता है कि आप राजनीति में आगे बढ़ोगे। तो मैंने प्रायः ये पाया कि युवाओं को सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से जोड़कर, उनको पद देकर, उनसे कार्यभार कराकर उनको आगे बढ़ाने के लिए लगभग मेरे ख्याल से 20 साल 30 साल की जर्नी तय करनी पड़ी, तब कहीं जाके वो स्टैंड पर खड़े होते हैं। तब तक युवा बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाता है। उसकी शिक्षा खराब होती है, फर्स्ट उसका कैरियर कोलैप्स हो जाता है, उसकी अपनी आर्थिक स्थिति डाउन हो जाती है, बिल्कुल तमाम सामाजिक गतिविधियां डाउन हो जाती हैं, उसकी तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो खराब हो जाती हैं। तब मैंने सोचा कि युवाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए युवा मंच संगठन बनाया जाए। युवा मंच संगठन बनाया सन 2012 में, और 2012 में संगठन बना के छात्र राजनीति के तमाम चुनाव भी लड़े, जीते भी। उस समय आप 2012 में क्या कर रहे थे? मतलब कोई कोर्स पढ़ाई वगैरह कर रहे थे या? उस समय मैं एलएलबी कर रहा था। अच्छा। मथुरा से। तब बदायूं में मैं रहता था, चला जाता था, तो इसी के बीच में मैंने यहाँ से जब संगठन बनाया तो हम सब लोगों ने एक बंद कमरे में बैठ के 4-5 लोगों ने संगठन बनाया, और संगठन बना के संघर्ष का दौर चालू हुआ। तमाम कार्यक्रम करते रहे, तमाम चीजें करते रहे, युवाओं को जोड़ा, जुड़े युवा, सामाजिक मुद्दों के प्रति आवाज उठाई, तमाम धरने, प्रदर्शन, आवाज बुलंद करना, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ना, तमाम चीजों से करने के बाद मैं आज अगर मुझसे वर्तमान में पूछा जाए तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि युवा मंच संगठन बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक युवा खुद ये ना कहे कि हम युवा मंच संगठन से जुड़ेंगे और हमें कोई लाभ अर्जित होगा, तभी हम मानेंगे कि युवा मंच संगठन सक्रिय भूमिका में और युवा मंच संगठन एक सार्थक। तो भैया ये नाम कहाँ से आया? मतलब ये पहले से ही हमने नाम सोचा था कि हमें युवा मंच संगठन ही रखना है, या पहले कुछ और नाम था फिर बाद में बदल के ऐसा हुआ? हाँ, मैं विभिन्न संगठनों से जुड़ा रहा, लेकिन युवा मंच संगठन का सृजन अचानक ऐसे ही अपने आप ही बैठे हुए थे हम 5-7 लोग, सीनियर लोग सब बैठे थे साथ में, तो एकदम अचानक युवा मंच संगठन की बात कही, संगठन हम लोगों को बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है बनाते हैं, क्या करें।
कैसे बनाएं? तो तमाम नाम निकाले गए। तो फिर मैंने कहा कि युवाओं का जब संगठन बना है तो उसका नाम ही युवा होना चाहिए। उसके पीछे उद्देश्य ये था, युवा मंच संगठन का, मैं अगर उसको डिफाइन किया जाए तो युवाओं को मंच देने वाला संगठन युवा मंच संगठन है। मतलब बेसिकली युवा मंच संगठन हाँ, युवाओं को मंच देने वाला संगठन युवा मंच संगठन है। और युवाओं को मंच, वैसा मंच देने वाला जो पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक हो, युवाओं के लिए कुछ कार्य करता हो, हित हो, युवाओं का उसमें होता हो, युवाओं को फायदा हो। लेकिन मैंने ये देखा, संगठन से जो लोग जुड़ते हैं, संगठन का जो मूल उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य से भटक कर युवा जो है अपने आप को गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। तो जैसे आप इस संगठन के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, तो आपके साथ इसके कोई और भी कोर मेंबर्स होंगे जो स्टार्टिंग से अभी तक होंगे? हाँ, काफी लोग हैं, क्योंकि सुशील जैसे भैया है। कोई चीज़ है कि कड़ियाँ होती हैं ना, ऐसे हाँ, हाँ, हर पूरा चीज़ के एक चार हमारा पिलर हैं। पूरा एक इसका संगठन का हाँ। पूरा टीम बनी हुई है। सबके अलग-अलग पदभार हैं, संरक्षक हैं, कुछ इसमें मेन लोग जो संचालक आप हैं। बता सकते हैं? हाँ जी, कुछ मेन लोग जो आप बता सुशील सकते हैं? कुमार मौर्य जी हैं, कुंवर संदीप राठौर हैं, शशांक भारद्वाज हैं, पुष्पेंद्र मिश्रा हैं, दिलीप जोशी हैं, अजय दिवाकर हैं, इन आदेश सबके अपने-अपने यादव हैं, पद होंगे? तमाम लोग हैं, हामिद रसूल हैं। तमाम अलग-अलग जो है संगठन में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच-नीच नहीं है, कोई जात-पात नहीं है, कोई राजनीतिकरण नहीं है। पूर्ण रूप से ये गैर राजनीतिक संगठन है और बहुत ही डेकोरम वाला संगठन है। बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम और बहुत बड़े-बड़े मुद्दों के लिए बदायूं जनपद में लगभग हम 28,000 युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में युवा मंच संगठन है इस समय 98,000 युवाओं के साथ काम कर रहा है। सिर्फ बदायूं में ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा भी तमाम स्टेटों में, पंजाब, झारखंड, तमाम जगह हम संगठनों की शाखाएं बनी हुई हैं, दिल्ली, तमाम। जैसे अभी अपने लोगों ने जॉब मेला कराया था, तो उसमें बेसिकली कौन-कौन सी कंपनियाँ आई थी और कितने युवाओं को उसमें हमने रोजगार दिया? देखिए, जॉब फेयर हमने कराया, ये तीसरा हमारा जॉब फेयर था। मतलब इससे पहले भी 2 हो चुके हैं? 2 जॉब फेयर और पहले भी हो चुके हैं, 2 बदायूं में हुए हैं अभी। तो जॉब फेयर 2 बदायूं में कराए, उसके बाद हमने सोचा कि नौकरियों की आवश्यकता हर जगह है, तो इसका इंटीरियर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में एक जॉब फेयर कराया। लगभग 18 कंपनियां उसमें आई थी। तो एचसीएल है, डाबर है, हिटाची है, की कंपनी थी, फ्लिपकार्ट, ऑलरेडी। तो कई कंपनीज आई थी, इनके एचआर आए, इन्होंने इंटरव्यूज लिए, बच्चों को सिलेक्ट किया, अपने स्तर से ले गए, जॉब दी, कुछ ने ज्वाइन करी, किसी ने ज्वाइन नहीं करी। तो ये जॉब फेयर का प्रारूप चलता है और चलता रहेगा, आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। कोई अपने पंच में पर्यावरण के लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं इस समय? पर्यावरण के लिए पहले पौधे लगाते थे, फिर समस्या ये आई कि हम पौधे जो लगाते हैं उनका पौधा लगाना इतना आवश्यक नहीं है, पौधा लगाने के बाद उसका संरक्षण ज्यादा आवश्यक है। हमने ये पाया, पौधा तो लगा देंगे, गाय आई, बकरी आई, जानवर आए, धूप, गर्मी, बरसात पौधे को डिस्टर्ब कर देगी जब तक वो अपने लेवल पे थोड़ा मजबूत होकर खड़ा ना होने पाए। तो मेरा मानना ये है, पौधा लगाने से ज्यादा लगाते समय उसका संरक्षण, जाल लगाना उसको, और उसको सही जगह जहां लगाया जा रहा है वहां पर उसकी सुरक्षा, पानी समय पर मिलता रहे, और वो जो है जानवरों से और तमाम चीजों से बचा रहे। तो ये मेरा मानना है, पौधे के लिए हम पौधा लगाते हैं। हमने पौधे के लिए, आपने सिर्फ पौधा लगाने वाली बात मुझसे पूछी, मैं आपको बताऊं, हम सामाजिक सरोकार में ये ज्यादा करते हैं कि जहां हरा पौधा कटता है उसका विरोध करते हैं। बदायूं में गांधी ग्राउंड में पौधे काटे गए, हमने मुकदमा लिखवाया। हमने इंदिरा चौक से लेकर लाविला चौक, तमाम शहर में पौधे काटे गए, हरे पौधे काटे गए, हमने विरोध किया, रोड पे उतर के हमने शांति मार्च निकाला। अभी आपने वो भी तो किया था जब रोडें टूटी हुई थी, तो उसके लिए भी तो कोई मार्च निकाला था? मैंने बताया ना, विभिन्न अंग हैं, जहां भी देखते हैं समाज के हित में जो काम हो सकता है वहां हम चालू हो जाते हैं। संगठनों का काम यही होना चाहिए बेसिकली, लेकिन आज के दौर में संगठन कुछ और कर रहे हैं। भैया, जैसे आप युवाओं के लिए इतना जागरूक हैं और आपके साथ इतने सारे युवा जुड़ते हैं, आपने आजकल देखा होगा कि जो हमारे जैसे एज के युवा हैं, बेसिकली जो मेरे जैसे एज के युवा हैं, उनमें आजकल 2 चीजें बहुत देखी जा रही हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन। छोटे-छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके पे आपका क्या टेक है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? युवाओं को क्या करना चाहिए? अभिभावकों का अत्यधिक बच्चों पर ध्यान न देना, अभिभावकों का व्यस्त होना, बच्चों की क्यूरियोसिटी को समझना नहीं। अगर बच्चा घर में अकेला है और उसको आप कहीं व्यस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चा 100% डिप्रेशन में जाएगा।
मेरा मानना ये है कि बच्चे को बचपन से ही आप लक्ष्य तो दे देते हैं, उस लक्ष्य पर चलने के लिए उसके स्टेप्स नहीं बनाते, उसके स्टेप्स बनाने। आप युवा को बोल देते हैं बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को ये बनना है, तेरे को वो बनना है, ठीक है इट्स ओके, दे दिया। आप उसको पढ़ाई भी करा रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, पैसा भी अभिभावक खर्च कर रहा है, लेकिन कभी ये चेक नहीं किया जाता है कि जो वो कर रहा है उसके बीच में जो गैप आ रहा है, परेशानी आ रही है, उस पे प्रेशर है। या तो वो उसे कवर करेगा, कवर करने के चक्कर में अत्यधिक पढ़ाई लिखाई करेगा, नहीं कर पा रहा है तो वो घुट रहा है, पापा ने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं पापा को अगर ये बताऊंगा कि मैंने इसमें कुछ नहीं करा तो पापा मेरे को ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को परेशान, तो उसके बीच में वो डिप्रेशन में आ रहा है। जब वो डिप्रेशन में आ रहा है तो आज की डेट में यूथ लगभग 75% जो बच्चे अकेले हैं अपने घर में, परिवार में, अपने परिवार से डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, तो वो नशे की तरफ जा रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो ये सब चीजें बच्चों के लिए डिप्रेशन में जाने का बच्चों ने एक नया सोल्यूशन यही निकाला है कि वो नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा गलत है। तो ये जैसा बच्चों को फ्रेंडली होना है, घर में बातचीत करनी है, बातचीत नहीं करेंगे तो बच्चा आपका 100% आपके हाथ से निकल जाएगा और नशे की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो जैसे आपके संगठन में 98,000 लोग हो चुके हैं, आप विभिन्न जगहों से 28,000 लोग आप बता रहे हैं, बधाइयों से। आपके सामने कोई ऐसा केस आया कि जो ऐसा बच्चा डिप्रेशन में हो या युवा कोई ऐसा हो? एक केस नहीं आया। मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आए, डिस्कस नहीं कर पाए। मुझसे जितने बच्चों ने डिस्कस किया, मैंने उनके पेरेंट्स से उनकी काउंसलिंग करके उन बच्चों को सही रास्ते पर लाया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहे जो मुझसे डिस्कस नहीं कर पाए, किसी कारण से अभिभावकों ने छूट नहीं दी या कोई भी कारण रहा कि कहाँ सामाजिक संगठनों में और इसमें लगा रहता है, तो बच्चे डिस्कस नहीं कर पाए। टिल एंड ऐसा हुआ कुछ बच्चों ने सुसाइड किया। वो मेरे सामने कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। कुछ बच्चों को मैंने बचाया है, कुछ बात प्रॉब्लम हुई, जैसे आजकल का यूथ जो है लव अफेयर में पड़ के अट्रैक्शन लड़कियों से हो जाता है, तो अपने घर में नहीं बता पाता है, फिर जो है वो जब बता नहीं पाता है तो वो डिप्रेशन में आता है, या मान लीजिए कुछ गलत तरीके की कुछ लोग होते हैं जो उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं, तो ऐसे बच्चे जब बता नहीं पाते हैं तो बहुत मिसयूज होता है। आजकल साइबर क्राइम बहुत चल रहा है, लोग पैसे वैसे ये सब चीजें हैं। तो मेरा मानना है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों को जोड़ना चाहिए, उन्हें सीखने के साथ साथ डिस्कशन करने का मौका मिलता है। तो ये जैसा भी और जब वो डिस्कशन करते हैं हम जैसे लोगों से, तो हम उनके पेरेंट्स से काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा ऐसे जा रहा है और उसको इस तरीके से ट्रीट करो, या ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऐसे सोल्यूशन करो, तब कहीं जाके कुछ रास्ता विकल्प निकल पाता है। जैसे भी आपने कहा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को जोड़ना चाहिए, तो अपने वैसे आपका मंच में अगर लोग को जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है, उसका स्रोत क्या है? बेसिकली हमारा ऑनलाइन फॉर्म है, निःशुल्क फॉर्म है, ऑनलाइन लिंक है, हम वो लिंक प्रोवाइड कराते हैं, हमारे बच्चे उस पर अपना पूरा डाटा शेयर करते हैं, फिर हम उनको कॉलिंग करके उनको बुलाते हैं। कोई बेसिक उसके लिए उनको हम कार्ड देते हैं, मनोनयन पत्र से बोलते हैं, वो संगठन से जुड़ते हैं। फिर हमारी जो भी विभिन्न योजनाएं चलती हैं, स्कीम्स चलती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें बुलाते हैं, और उसका ये संगठन से जुड़ने का उनका ये फायदा होता है कि एक तो पहले तो वो हेजिटेशन उनमें खत्म होता है, जो बातचीत करने का मादा होता है, सब पब्लिक को फेस करना उनको आता है, तमाम जगह चलना फिरना आता है उनको, अधिकारियों से बात करना आता है, डिपार्टमेंट्स में उनके साथ के बात करना आता है, कोई अगर उनके साथ भ्रष्टाचार कर रहा हो तो उससे वो फेस कर सकते हैं। पहला तो फेस पॉइंट यही होता है। कोई घर पर ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उनको ठगना चाहता है तो वो उससे सेफ रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हमसे बात कराते हैं, तो तमाम चीजें पहला ये रहता है। दूसरा, कभी हम संगठन के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम कराते हैं, चाहे वो जॉब फेयर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे तमाम कार्यक्रमों, उनमें हम अपने संगठन के बच्चों को, युवाओं को वर्ता देते हैं, उनको पहला प्रमुखता से उनको हम अग्रसर करते हैं। और युवाओं में जैसे राष्ट्रनीति होती है या फिर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, तो उनके लिए कैसे अपना संगठन उन्हें बढ़ाता है या क्या प्रोग्राम देखिए, पूरे भारत में एक राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। जी होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है। युवा दिवस में वही बच्चे जाते हैं जिनमें अपना अलग से एक टैलेंट होता है, उसको सही तरीके से गवर्नमेंट के माध्यम में युवा कल्याण विभाग, नेहरू युवा केंद्र और आपका एक और विभाग है, हाँ, क्रीड़ा विभाग, स्पोर्ट्स में है तो क्रीड़ा विभाग, युवा एक्टिविटीज में युवा कल्याण विभाग, और
और अदर एक्टिविटीज में है तो नेटवर्किंग, इन लोगों से हम उसको जुड़वाते हैं, वहां से उनको प्लेस कराते हैं, उनके जो भी नियमानुसार जो भी पेपर तैयार होते हैं वो तैयार करवाते हैं। कई तमाम कार्यक्रम जिला स्तर के, मंडल स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, तमाम स्तर के कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम उनका प्रतिभाग कराते हैं। इस तरीके से ये बच्चे आगे निकलते हैं, बदायूं से बाहर निकलते हैं। तो भैया अभी ये जो हमारा संगठन कर रहा है वो तो कर ही रहा है, तो अब आगे हमारे युवा मंच संगठन का विजन क्या है कि अब हमें आगे क्या करना है, या क्या नया आएगा या क्या कैसे करना युवा मंच संगठन का विजन अब थोड़ा चेंज है। है? अब हम धरातल पे कार्यक्रम करते हैं। तो जैसे अब हमारे पास बहुत युवा हो गया, हमारे पास 98,000 लोगों की टीम हो गई, तो अब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम्म, बड़ा करने का बड़ा करने में बड़ा पैसा लगता है। बिल्कुल बड़ा करना, बड़ा पैसा खर्च करना, सीधी सी बिल्कुल सही बात। बात है, तो युवा मंच संगठन ना तो बच्चों से कोई पैसे लेता है, सही बात है। ना ही कहीं से कोई डोनेशन उठाता है। हम्म, तो जो कुछ करना है संगठन को, अपने जो टीम वर्क है वो उसी से करना है। तो बड़ा करने के लिए अभी कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं है, कुछ बड़ा हमें करना नहीं है, हमें बस इतना ही करना है कि युवा किसी भी तरीके से एक युवा मंच संगठन कुछ ऐसा ठोस लाभ पहुंचा सके बच्चों को, जिससे उनका कैरियर संभल सके। तो उसके ऊपर मेरा एक विजन चल रहा है कैरियर काउंसलिंग का, जिसका परमानेंट सेटअप मुझे बैठाना है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि देश में आर्मी में बच्चे आगे बढ़े, थोड़ा तमाम। की तरफ, हाँ थोड़ा मेरा तीनों बेस में, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों में थोड़ा सेना की तरफ, पुलिस की तरफ बढ़े, हाँ सरकारी नौकरियों में प्रतिभाग करें। जो उनके बीच में कमियां आ रही हैं, गैप आ रहा है या परेशानियां आ रही हैं, उसका ब्रिज बनने का काम करे युवा मंच संगठन। मतलब बेसिकली इसमें हमारे दोनों जो तरफ के बच्चों के सिस्टम में जो नौकरियां निकलती हैं युवाओं की, उन नौकरियों में बच्चा आसानी से प्लेस कर सके, उसको उसके नौकरियों के मुताबिक बच्चे को बनाना, ये युवा मंच संगठन एक ब्रिज का काम करना के विचार हमने बनाया है। जैसे हम शहर के लोग हैं, हमें मालूम होता है, हमारे घर वालों को थोड़ा बहुत नॉलेज होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर, जैसे शहर के लोग कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, या हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, या कुछ भी बनेगा। आप एक गांव वाला उठाइए, गांव वाले को तो कुछ नहीं मालूम क्या करेगा। ग्रामीण आंचल में, मैंने पूर्व में भी आपसे डिस्कस हुआ था मेरा, ये बात सत्य है, जिस पे मैंने शोध किया है। ये शोध मेरा बहुत ही सार्थक रहा है। मतलब मेरा मानना ये है कि इस शोध में मैं 100 में से 100% मार्क्स ले चुका हूँ कि ग्रामीण आंचल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि अभिभावक अशिक्षित होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, तो बच्चे को भी यही मालूम होता है स्कूल इंटर करना है और इंटर के बाद क्या करना है, बीए करना है, बीए के बाद बीकॉम करना है। और पैसे की कमी या आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो उतना ही कर पाता है जितना उसकी क्षमता होती है। बिल्कुल। और टैलेंट वो अपनी खेती पे पहुंचा। कि अभी हम लोग, आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम भी कराए, लॉकडाउन में हमने सामान भी बांटा, सब कुछ किया, युवाओं का बहुत ज्यादा रोजगार भी दिया, या अभी आप कह रहे हो मैंने जॉब फेयर भी कराया था, तब में पैसा तो खर्च हो ही रहा है, और आप डोनेशन भी लेते नहीं है, तो ये कहाँ से, मतलब कैसे अरेंज करते हैं, कैसे सब मैनेज होता है? देखिए, संगठन जब धरातल पर उतर के काम करता है ना, तो जैसे ये किसी को अगर किसी भिखारी को अगर भीख देनी होती है ना, तो आज की दौर में ये आदमी देखता है ये जिसको मैं दे रहा हूँ, इसके शरीर में लगेगा कहीं ये जाके ड्रिंक ना कर रहे या कहीं कुछ गलत ना कर रहे। बिल्कुल सही बात है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस का भी वर्क ये होता है, लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ये जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम उसमें स्पॉन्सर्स को जोड़ते हैं। बिल्कुल। जब जोड़ते हैं तो उनका हमें सहयोग मिलता है, तो उनको फेम भी मिलती है, उनको हम लोग जो है प्रमोशंस भी करते हैं उनके। तो एक तो कार्यक्रमों के लिए स्पॉन्सर्स हमारे लिए मिलते हैं। दूसरा, जैसे आपने लॉकडाउन वाली बात की, लॉकडाउन में हमने अपनी जेब से शुरुआत करी पहले, और हमने ये दिखाया कि हम अपने पास से भी कुछ कर सकते हैं। जब हमने शुरुआत करी तो हमने कहा कि हमने संगठन से कहा कि हमने देखा कि कचहरी पर बंदर हैं, वो लॉकडाउन लगे हुए 7 दिन हो गए आज, और चूंकि जो बंदर थे, जो जानवर हैं, वो पब्लिक के जानवर हैं, वो पूर्ण रूप से मानव जाति पर ही जो है आश्रित, उनको हम ही लोगों से खाने को मिलता है। बिल्कुल। तो वो देखा कि तो बंदर वहां मृत अवस्था में है, तो मन में प्रेरणा हुई, यार ये भूखे हैं, क्या करा जाए। आज ऐसे बात हुई और तमाम संगठन के लोगों से बात हुई, ग्रुप में डाला, सबसे कहा
कि भैया ऐसा करो, सब लोग अपने घर में 50-50 रोटी बनवाओ। सबने 50-50 रोटी बनवाई, 500 रोटी, 700 रोटी, 1000 रोटी इकट्ठी हुई, वो बंदरों को खिलाई। वो कितनी देर की हुई? 1 घंटे की हुई। हजारों की तादाद में बंदर। बिल्कुल बिल्कुल। एक युवा अपने घर में कितनी रोटी अपनी माँ से 50 रोटी रोज तो बनवा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। फिर बात आई युवा की। खुद देखिए कैसे स्टार्ट होता है, आपको पूछ रहे ना प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। खुद आया कि भैया रोटी तो बनवा नहीं पाएंगे, अंडा आटा दे देंगे, 10 किलो दे देंगे। ठीक है। फिर और बात हुई तो किसी का फोन आया कि भैया आटा नहीं दे पाएंगे, आप कैश ले लीजिए मुझसे। ठीक है, आप कैश दे दीजिए। तो इस तरीके से हमने 25 लोगों का ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। 25 लोगों ने लगभग 1.5 कुंटल 2 कुंटल आटा इकट्ठा हुआ, कुछ लोगों को कैश आया। फिर मन में हमने बात की, हमने एक तंदूर वाले को हायर किया, तंदूर बुलाया, तंदूर लगाया। आप अनुमान नहीं लगा सकते, उस ग्रुप को जोड़ते 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 वो ग्रुप फुल हो गया। 1200-1500 लोग जुड़ गए उस ग्रुप के अंदर, और डोनेशन ऐसा चला कि सुबह को जब वो तंदूर लगते थे 4, तो डेली 5 से 7 हजार रोटी बनती थी। 2 कार लोगों ने दे दी कि भैया ये लोग कार टैंक फुल है, ले जाओ खिलाओ। और टीम पूरी लग गई। डीएम अनीता श्रीवास्तव जी थी, उनको मालूम हुआ, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ध्रुव जी आप ऐसे नहीं, आप नियम से काम करिए, आप अपना मास्क लगाइए और सब बच्चों को सैनिटाइज कराइए और टेस्ट कराइए, और एक मैं आपको पास दे रही हूँ बरेली मंडल में, आप कहीं गाड़ी ले जाइए अपनी, आपको कोई नहीं रोके। तो बेसिकली डीएम ने आपको पास दिया था और युवाओं को भी पास मिला होगा, तो वो सोशलाइजेशन का जो पैसा है ना, वो पता नहीं। फिर हमने उस मुहिम का नाम दिया कर भला तो हो भला। फिर हमने टारगेट दिया युवाओं को कि 1 रुपए रोज देना है। तो 1 रुपए रोज से, आप मेरा यूपीआई का भी चेक करें, 1 रुपए रोज से शाम को वो करीब 5000, 4000, 3000 ऐसे आते थे। वो निकालते थे, डालते थे, वो बना के पूरा, मतलब अनवरत ये चलता रहा। फिर कोका कोला कंपनी वालों को मालूम पड़ी, तो कोका कोला कंपनी का फोन आया कि भैया हम कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, यहाँ करिए। उन्होंने पूरा ट्रक भेज दिया, पूरी कोका कोला कंपनी, निरी कोल्ड ड्रिंक, निरा सॉफ्ट ड्रिंक सब आ गया, माजा वाजा इस तरीके। फिर किसी को ये मालूम पड़ी आटे वाली कंपनी को, उसने कहा, वो राजस्थान से ट्रक आया कि भैया आपके लिए ट्रक भेजा है आटे का। मैंने किसने भेजा? देखा उसमें 10-10 किलो के पैकेट लगे हुए थे, लगभग कम से कम 5000 पैकेट थे। तो पूरा ट्रक हमने पूरा घर में स्टोर किया, वो बटा। फिर किसी का डोनेशन कि भैया मेरे यहाँ 20 कुंटल दाल पड़ी हुई है, प्लीज आप वो डोनेट कर दीजिए। लोग डर रहे थे बाहर निकल के कि हमें कोविड ना हो जाए, हम मर ना जाए। और ईश्वर हमसे कह रहा था, कहते हैं ना कि ईश्वर को जब कुछ करना होता है तो वो खुद उतर के नहीं आता, हम जैसे लोगों का माध्यम बनाता है। तो उसको हमसे करवा रहा था, हम कर रहे थे। हमारा काम बस ऐसा ब्रिज का था, भगवान हमसे चाहता था और हम कर रहे थे। दैट्स ऑल। निष्पक्ष रूप से हमने किया, हर चीज का हिसाब हमने दिया, ग्रुप में हर चीज का डालते थे कि इतने रुपए की ये चीज आई, इतना डोनेशन आया, इतना ही है, पूरा सब कुछ ओपन था। खुद जीएस हीरो वालों का, श्यामलाल का, हरश्यामल लाल का, जिम्मी भैया का, ब्रूमिंगडैल, डीपीएस, तमाम पूरी जितनी बड़ी फार्म है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, सब लोगों ने अपने आप स्वयं किया, हाँ, अपने मन से, अपने आप, किसी से कोई डिमांड नहीं, किसी को कुछ नहीं। मैंने कहा भैया 20 कुंटल आता, 10 कुंटल आता, तो सुबह वहां आटा पहुंच जाता। साहब लेबर का, कोयले का, लकड़ी का, तंदूर का, गाड़ी में तेल का, सब कुछ अपने आप अरेंज हो रहा था, सब अपने आप चल रहा था। मुझे मालूम कैसे क्या हो रहा था, ईश्वर क्या कर रहा था, कैसे करवा रहा था, चल रहा था, हमें करना था। और इतने भीषण लॉकडाउन में लोगों के कोविड के बीच में रहकर भी एक भी बार 2-3 साल में एक बार कोविड नहीं हुआ। हर बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मेरी टीम की, ईश्वर की कृपा। पॉजिटिव नेगेटिव आई, सब चीज सही रहा। नेगेटिव आई, आप गलत बोल रहे हो, पॉजिटिव आई। हाँ, पॉजिटिव, सब चीज सही रही। मतलब कोई भी कहीं डाउट होता था, साहब कोविड हो गया, तो मैं प्रशासन का, ध्रुव जी आप आज भी टेस्ट कराइए, फिर कराते थे, सब सही, फिर कराते थे, भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा, बस कोई मतलब ही नहीं। कार्यक्रम कराते हैं। अभी आप आए, अभी मेरी एक 1 घंटे पहले मेरी कार्यक्रम की बात हुई लोगों से। आज महिला दिवस है, कल डीएम साहब से साथ बैठ के एक कार्यक्रम हुआ, बढ़िया। तो ऐसा नहीं है कि सब अपने आप बुलाते हैं, सब अपने आप काम होता है। कुछ आलोचक हैं ऐसे, कुछ प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जो खुद बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो हाशिए पे लेते हैं, कुछ बुराइयां ढूंढते हैं। लेकिन ध्रुवदेव गुप्ता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम संघर्ष के आदी हैं और संघर्ष में ही जीते हैं और संघर्ष में ही आगे बढ़ते रहेंगे। कोई फर्क, जो संघर्ष करना जानता है
वो सब कुछ जानता है। तो भैया जैसे जो आजकल के युवा हैं, जैसे मैं हो गया या मेरे से भी छोटे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, और हम अगर अपने घर पे कहेंगे कि मैं इस संगठन से जुड़ने जा रहा हूँ, तो हर आदमी ये पूछता है, हर के माँ-बाप ये पूछते हैं कि फ़ायदा क्या है संगठन से जुड़कर? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आदमी को संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए और उसका क्या लाभ है, या उसे आगे क्या फ़ायदा है, या क्या चीज़ है? ज़िंदगी में हर नई चीज़ कोई सीख देती है। बिल्कुल। आपको सीखना है, समाज में सर्वाइव करना है, चीज़ें जाननी है तो संगठन से जुड़िए। संगठन कोई किसी को कोई भी कुछ देता नहीं है। सपोज़ आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा, आप यूनिटी में विश्वास रखते होंगे। हुँ, एक व्यक्ति जाकर किसी शिकायत को किसी अधिकारी से करेगा, फ़र्क है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ 5 जाएँगे तो और ज़्यादा फ़र्क, वही जो हमने वहाँ बचपन 50 जाएँगे तो वही फ़र्क बहुत वही अधिक। वही जो बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक लकड़ी आसानी से तोड़ दैट्स दोगे और इट। 10 नहीं तोड़ तो पाओगे। बस वही है, संगठन के साथ आप जुड़ेंगे, आप पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आपके साथ कोई अनैतिक कार्य होता है, आपके साथ कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई आपके लिए अनैतिक दबाव बनाता है, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो संगठन आपका साथ देता है, आपके संग जाता है, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है, मीडिया प्रकाशित करती है, तमाम समाज से भी लोग जुड़ते हैं, अधिकारी वर्ग जुड़ता है। संगठन में आपको बोलने की स्वतंत्रता होती है, अपनी बात कहने का अधिकार होता है। आप अकेले जाएँगे तो हो सकता है कि शांत रहो, बहुत ज़्यादा बोलते हो। बिल्कुल सही बात संगठन के साथ आप जाएँगे, सर क्या बोलते हैं ज़्यादा? हम सब लोग इनकी तरफ से पैरवी करने आए हैं। है। हुँ, तो दैट्स व्हाई से संगठन के साथ जुड़ने से आपका मनोबल बहुत उच्च स्तरीय हो जाता है। पहला तो ये संगठन के साथ जुड़ने में। कोई संगठन किसी को पैसे नहीं कमाता है, आपके सामाजिक हितों के प्रति आपको जागरूक करता है, आपको ताकत देता है, आपको अपनी एक अलग शक्ति महसूस होती है। भाई भाई के साथ जुड़ता है, तब एक शक्ति पैदा होती है। संगठन के साथ जब कोई जुड़ता है, तो हज़ारों भाई उसके साथ खड़े होते हैं। ये एक मुट्ठी का काम है। संगठन सदैव शक्ति देता है आपको। संगठन के साथ जुड़ने से आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। वही है कि अपने मेन है अपने संगठन में भाईचारा ऐसे रहता है बढ़िया। हाँ, ताकत मिलती है आपको संगठन से, स्वाभाविक बात है। संगठन से के जुड़ने से आपको ताकत मिलती है, आपकी नेम फेम बनती है, आपकी पहचान बनती है, आपको सामाजिक चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप कार्यकुशलता सीखते हैं, आप कह सकते हैं कहीं भी खड़े होके किसी भी मैं संगठन का उस संगठन का हूँ, सम्मानित संगठन है हमारा। संगठन सदैव जो है बदायूं जनपद नहीं पूरे भारत में आप पता कर लीजिए जहाँ हमने वर्कआउट किया है, संगठन का नाम ही जो है सबसे ऊपर रहा है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। और भैया चलिए इसे बस कंपाइल करते हैं, बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट। इसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि अपना जो युवा मन संगठन है वो अन्य संगठनों से कैसे अलग है? आप संगठन सारे उठा के देख लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर संगठन का नाम नहीं लूँगा। मैंने ये देखा है कि कोई ना कोई संगठन किसी ना किसी नेता के संरक्षण में चल रहा है। पहला तो ये युवा मन संगठन किसी नेता के संरक्षण में नहीं चल रहा, पहला। जी। दूसरा इसलिए अलग है कि पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हुँ, हम पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं हर संगठन में जुड़े हुए हर युवा को, हर वर्ग के व्यक्ति को कि वह स्वतंत्र है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी दल-बल को, किसी को भी वो लड़ाए। हमें कोई उससे परहेज नहीं, जी। इसलिए हम अलग हैं। संगठन पूर्ण रूप से जो है पैसों से, आर्थिक समझौतों से बिल्कुल दूर है। ना हम पैसे लेते हैं, ना पैसे देते हैं। जी। ठीक? संगठन इसलिए अलग है। संगठन में किसी भी तरीके का जात-पात का कोई बात नहीं है, ऊंच-नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। संगठन इसलिए लगा आप देखेंगे 99% संगठन सब जातिवादी समीकरणों से बने हुए हैं, व्यक्ति विशेष वर्ग के लिए बने हुए हैं, लेकिन संगठन में हर तरीके का व्यक्ति हमारे इन्वॉल्व है। संगठन में आप रात के 2 बजे भी फ़ोन कर देंगे, अगर संगठन का कोई भी युवा परेशान है, तो हम संगठन के रूप से उसकी मदद करने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। इसलिए संगठन सबसे अलग है। सक्रिय भूमिका में हम हर तरीके से सक्रिय रहते हैं, हमसे मीडिया मदद माँगती है, हमसे प्रशासन मदद माँगता है, हमसे शासन मदद माँगता है, हमसे किसान मदद माँगते हैं, छात्र, युवा, महिलाएँ, सब तमाम लोग मदद माँगते हैं, हम तैयार रहते हैं, हर तरीके से। इसलिए हम अलग हैं। संगठन में किसी भी रूप से आप कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम हमारा देख लें, निष्पक्षता रहती है, कोई भेदभाव नहीं रहता है, किसी भी तरीके का कोई हम पार्शियलिटी नहीं करते हैं, A1 क्लास रूप से रहते हैं और इसी वजह से इसका संगठन का रूप जो है बरकरार। आज हम 98,000 की संख्या में हो चुके हैं, मेरा मानना है सन 2024 खत्म होते-होते हम 1 लाख पार कर जाएँगे बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। अगली बार जब हम कभी इंटरव्यू करेंगे आपके संग, तो
हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन बदायूं जनपद में करने जा रहे हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल एक हमने करा दिया था, अब हम नेशनल यूथ फेस्टिवल दोबारा कराएंगे। तो हम पूरे भारत से जितने भी हमारे 98,000 युवा हैं, उनके मुख्य पदाधिकारियों को बुलाकर लगभग 5-7 हजार की संख्या में संगठन का जो है कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे। और तब आपका इंट्रोडक्शन अभी बदायूं में हुआ है, और अन्य राज्यों में भी आपका हमारे पदाधिकारियों से कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, भैया बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना समय दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर किसी को भी युवा मंच संगठन से जुड़ना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।